नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारियों से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। लीगल लिटरेसी में हम हर बार अलग अलग विषय पर आपको कानूनी जानकारियां देते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन इसके लिए पात्र होता है, कानून में इसके लिए विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। नमस्कार मैम, भारत में अगर हम कानूनी सहायता आंदोलन की बात करें तो इसका इतिहास क्या रहा है, क्या कुछ इसकी हिस्ट्री रही है? जी। आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ज्यादातर समय अंडर दी क्राउन रहा है, ब्रिटिश राज के अधीनस्थ रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती थी तो लॉ का मिसयूज किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन होते थे, लेबर बॉन्डेड लेबर होते थे कि बंधुआ मजदूरी जिस प्रकार से आप बोलते हैं, या फिर गलत तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। एन नंबर ऑफ क्राइम्स होते थे हमारे भारतीय लोगों के ऊपर में। तो जब क्राइम्स होते थे और उनके खिलाफ में लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम कोर्ट कचहरी कैसे करें, और दूसरी बात कोर्ट कचहरी करनी है तो पैसे तो लगेंगे, तो पैसे उस वक्त होते नहीं थे। उस वक्त क्या, आज भी कई तबके के ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो लीगल सर्विसेज को अवेल कर सके, अफोर्ड कर सके, वकील की फीस पे कर सके, कोर्ट की फीस पे कर सके। एन नंबर ऑफ ऐसे खर्चे होते जो सोच करके लोग सोचते कि चलो जाने दो। तो जब ऐसा होता था, इतिहास की जब हम बात करें 1944 में ब्रिटिश राज ने ही एक कमेटी बिठाई थी, रुशक्लिफ कमेटी जिसको बोलते हैं। तो रुशक्लिफ कमेटी ने एक फ्री लीगल सर्विस का एक जो प्रोविजन है वो लाया था कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लीगल एडवाइस कम से कम प्रोवाइड की जाए। तो उसके बाद जब हमारा संविधान बना, हमारा संविधान लागू हुआ, उसके भी कई सालों तक ये चर्चा चलती रही। लेकिन आर्टिकल 39A जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया, जिसमें कंपलसरी फ्री लीगल सर्विस को, फ्री लीगल एड को बताया गया कि कुछ ऐसे तबके के लोग रहेंगे जिनको लीगल एडवाइस की जरूरत है तो वो लाई जाए। तो धीरे धीरे करते करते ये फ्री लीगल एडवाइस का जो सिस्टम है वो डेवलप होता चला गया, और डेवलप होते होते आज के स्टेज में आप किसी भी मैटर में, किसी भी तबके में, चाहे वो किसी भी कोर्ट में आप जा रहे हो, आपको फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल सर्विसेज का प्रावधान मिलेगा। और इवन आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं तो भी फ्री लीगल एड का जो है वो प्रावधान आज की डेट में एप्लीकेबल है। जी अमित। बिल्कुल। कानूनी सहायता के संबंध में मैम, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39A है वो क्या कहता है, क्या महत्व उसका है? जी। जब 39A की हम बात करते हैं तो फ्री लीगल एड की बात होती है कि वो हमारे फंडामेंटल जो नीड है, जो अगर इस कंट्री में रहना है, इस कंट्री के कानून से आपको अवगत रहना है, अगर आप नहीं हैं तो आप एक लीगल एडवाइस ले लें, एक वकील को हायर कर ले, कोर्ट प्रोवाइड आपको वकील करेगी। तो 39A एक तरीके से बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, जिसको 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में, कि एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन की सक्षम विधिक प्रतिनिधित्व इवन गरीब तबके के लोगों को भी प्रोवाइड की जाए, ये इंश्योर करता है आर्टिकल 39A। सेकेंडली, जो रिच और पुअर का गैप है, अगर आप बहुत अमीर है तो आप बहुत बड़े वकील को हायर कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी एक वकील को हायर नहीं कर सकता। तो वो गैप को कम करने का एक प्रयास करता है आर्टिकल 39A। उसके बाद जो मार्जिनलाइज्ड और एक्सेप्शनल ग्रुप्स है, जैसे ST/SC ग्रुप है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम होते हैं, तो इस प्रकार के एन नंबर ऑफ लोग हैं जिनको ये चीजें इंश्योर की जाती है कि उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो आर्टिकल 39 का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है। आर्टिकल 39 के साथ साथ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जी अमित। बिल्कुल मैम, और हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की, जिसका अक्सर जिक्र होता है, लेकिन हम आपसे गहराई से समझना चाहेंगे कि नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ये कब लाया गया और ये क्या होता है? जी। 1987 की जब हम बात करें लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट की, उसके तहत गठन किया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिसमें नेशनल लेवल पे एक संगठन बनाई गई कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो सेवाएं जल्दी निपटारा का प्रोविजन उसमें है, सेवाएं फ्री लीगल सर्विसेज का उसमें प्रोविजन है, लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन और उनका गठन और उनकी कॉम्पोजिशन, ये सारा कुछ नालसा जो है वो करता है नेशनल लेवल पे। जी अमित।
बिल्कुल। नालसा के जो संरक्षक होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो कौन होते हैं? क्या वो जजेस होते हैं या किसी और पर इसका उत्तरदायित्व होता है? जी, आप नालसा का गठन देखेंगे तो जो भारत देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो जब हम इतने बड़े ओहदे के जो चीफ जस्टिस है उनकी बात करते हैं तो डेफिनेटली वो सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल होगा जिसमें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती होगी। ये इन्फ्रेंस आप बिल्कुल ले सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल। नालसा के काम क्या क्या होते हैं, किस तरह से पूरा काम करता है? जी, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकेंडली, लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अल्टरनेटिव रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कैंपेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस की बात कही जाए तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। और उसके बाद आप लोक अदालत आजकल जिसपे हम अभी डीपली चर्चा भी करेंगे अमित, कि लोक अदालत का जो गठन है वो करना भी नालसा का बहुत बड़ा दायित्व है। नेशनल लेवल पे नेशनल लोक अदालत जिसको बोलते हैं। जी अमित। बिल्कुल। मैम, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों की इसमें क्या भूमिका होती है? जी, जब आप लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट का सेक्शन 6 देखते हैं तो जो नेशनल लेवल पे नालसा का गठन हुआ है वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाता है। स्टेट के लेवल पे इंश्योर करना कि सारा काम, स्टेट का जितना भी काम है, जितने भी पेंडिंग केसेस है उसका डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, लोगों को, गरीब लोगों को जो लीगल सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं। तो ये स्टेट लेवल पे इंश्योर करने का जो काम है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का है। जी अमित। बिल्कुल। और मैम, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण जो होते हैं, इसके प्रमुख कौन होते हैं? जी, इनके जो प्रमुख होते हैं वो हमारे स्टेट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि संचालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो जब आप चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस खुद से ही देखते हैं कि इस तबके के लोग हैं, इनको निःशुल्क विधिक सेवा की जरूरत है, तो वो स्वयं जो कमेटी बैठती है उस कमेटी में आप बोलते हैं कि इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो इस प्रकार से एक अनलिमिटेड पावर भी उनको मिल जाती है कि वो ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल पे भी जाकर के निःशुल्क सेवा प्रोवाइड करे। तो ये इम्पोर्टेंस है अमित, स्टेट लीगल सर्विसेज। मैम, और अब हम बात करेंगे जिले की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये कानूनी सहायता प्रदान करने में किस प्रकार से शामिल है? जी, जब हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, तो ये भी जरूरी है कि जिला लेवल। आजकल आप आबादी देखेंगे, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है और कई सारे क्राइम्स हो रहे हैं। अब लोग अवेयर धीरे धीरे हो रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, तो स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए स्टेट लेवल पे आप देखेंगे कि पैरालीगल वॉलंटियर्स भी होते हैं जो गांव गांव जा करके अवेयर करते हैं लोगों को कि आपके साथ गलत हुआ, अगर आपकी जमीन गई है तो इसमें आपको ये चीज करना होगा, अगर आपके घर में इस प्रकार की परिस्थिति आपको ये चीज करना होगा। तो एन नंबर ऑफ लीगल अवेयरनेस का जो काम है वो भी ये करते हैं। सेकेंडली, स्टेट लेवल पे विधिक सेवा प्रोवाइड करना भी ये करते हैं। केस फाइलिंग हो गई, कोर्ट फीस जो पे करनी होती है वो हो गई। तो एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस का भी मॉनिटरेशन स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है। जी अमित। बिल्कुल मैम। और मैम, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की हम बात करें तो ये क्या है, किस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं? जी, ये जब हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये इसी अधिनियम के अंतर्गत इन तीनों बॉडीज का गठन हुआ है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, तो इसके नाम से आप इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना और एक वेलफेयर के लिए, सामाजिक तौर पे एक गुड डीड करने के लिए शासन ने इस अधिनियम को लाया था। और आज भी उसका संचालन बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही एक्सक्विजिट वे में हो रहा है कि आज भी वो सक्सेसफुल है। इस अधिनियम का जो गठन है, एनफोर्समेंट इसका मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे एंड जो डिग्री ऑफ सक्सेस रेट है बहुत ज्यादा है। जी अमित। बिल्कुल मैम। अगर किसी को भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है मैडम, उसे हम आपसे समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, पात्रता के मानदंड क्या होते हैं? जी, SC ST के तबके के जो लोग होते हैं वो इसमें आप निःशुल्क सेवा जो है अवेल कर सकते हैं। जो बेगर होते हैं, गरीब भिखारी जो होते हैं वो इसमें कर सकते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं होता है। अगर उनके साथ ऑफेंस हो जाता है तो डेफिनेटली वो विधिक सेवा अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली, जब तस्करी होती है ह्यूमन बींग्स की, इंसान की जब तस्करी होती है, महिला की हो गई या इंसानों की होगी, आप देखेंगे कि ट्रैफिकिंग आजकल बहुत
बहुत रेट उसके बढ़ गए हैं, तो उसके जो विक्टिम्स होते हैं वो लीगल सर्विस अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली महिलाएं निशुल्क लीगल एड जो है वो अवेल कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं कि जिनकी इनकम 3 लाख से कम होती है, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लीगल सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर मेंटली इल है, डिसेबल्ड है या इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, यानी इन शॉर्ट ये सारे वो लोग हैं जो डेफिनेटली लीगल सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील की फीस नहीं पे कर सकते, स्टैम्प ड्यूटी या कोर्ट फीस पे नहीं कर सकते, और जो लंबा चलता है केस तो वो एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा, ये सारी चीजें अगर वो नहीं कर सकते तो उन लोगों को इसमें बेनिफिट दिया गया है। जी अमित, इसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्रक्रिया के लिए आप जब न्यायालय परिसर में जाएंगे, आपका जो भी न्यायालय होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हर एक न्यायालय में एक कार्यालय होता है, विधिक सेवा का कार्यालय। वहां जाकर के आप सिंपली बोलेंगे कि हम इस तबके के लोग हैं और हमें एलिजिबिलिटी, हमें लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए आपको देन एंड देयर एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा। अगर आप कार्यालय में नहीं जाते, आपके अगेंस्ट में कोई केस हो गया है और आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो न्यायालय आपसे पूछेगी कि आप अपने बचाव के लिए एक वकील लेना चाहेंगे, तो न्यायालय की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूछे लोगों से कि उनको लीगल एडवाइस चाहिए या नहीं चाहिए, या लीगल सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर वो बोलते हैं हाँ, तो उन्हें देन एंड देयर एक वकील नियुक्त करके दिया जाता है शासन के खर्चे पर। दूसरी बात, आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिसमें आप ऑनलाइन एलिजिबिलिटी अपनी बता करके, अगर आप SC/ST तबके के हैं तो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगा करके, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उस बात की जानकारी अगर आप देते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद भी आपको फ्री लीगल एडवाइस या फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। जी अमित, बिल्कुल। लेकिन मैम, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या निःशुल्क कानूनी सहायता न्यायपालिका के सभी स्तरों के मामलों के लिए उपलब्ध है, और कैसे विधिक सेवा को हम अवेल कर सकते हैं? जी, इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि हर एक न्यायालय परिसर में ही एक ऑफिस बना दिया गया है। इसकी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, तो इसके कार्यक्रम के माध्यम से भी, और इवन अगर आप कोर्ट में घूमेंगे भी तो वहां पे आप देखेंगे एन नंबर ऑफ वकील घूम रहे होते हैं। तो जनरली वकील नहीं बताते हैं कि कार्यालय कहाँ है या कार्यालय है भी या नहीं है, और जो गरीब लोग हैं या जो जानकार नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि जो वो कार्य निःशुल्क करा सकते हैं उसके लिए उनको अपनी जमीन बेच के, घर बेच के भी फीस जमा इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि हाँ, लीगल ऑफिसेज होते हैं, फ्री लीगल सर्विस के नालसा के ऑफिस, डालसा के ऑफिस, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस, सबके ऑफिसेज होते हैं जहां आप बोलेंगे और आपको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑफिस है, हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट में ये ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये ऑफिस है, छोटे से छोटे लेवल पे भी ये ऑफिसेज हैं। जी अमित, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी जानकारी अपने दर्शकों को दी कि हर स्तर के जो कोर्ट होते हैं वहां पर ये ऑफिस होते हैं, जहां पर अगर आप अक्षम है तो जा सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। कोई भी फीस इसके लिए आपको देनी नहीं होगी। मैम, एक सवाल ये भी है कि निःशुल्क कानूनी सहायता यदि किसी को प्राप्त करनी है तो इसमें किस प्रकार की कानूनी सेवाएं शामिल होती हैं? क्या कोई कैटेगराइजेशन इसके लिए किया गया है? जी, जब हम न्यायालय में अगर अपना केस दायर करते हैं या बचाव करते हैं तो आपको एक याचिका बनानी होती है। या तो आप याचिका बनाएंगे या बचाव का दस्तावेज बनाएंगे, लिखित तर्क, लिखित रिटन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो बनाने का काम। सेकेंडली, आप न्यायालय में जब अपना केस बना करके जाते हैं तो आपको एक न्यायालय शुल्क देना होता है, तो वो न्यायालय शुल्क, साथ ही साथ में रिप्रेजेंटेशन का, वकील की जो फीस होती है तो वकील की जो कॉस्टिंग है वो, साथ ही साथ में लीगल अवेयरनेस, लिटरेसी, लीगल डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना किसी जजमेंट की या किसी ऑर्डर की या पूरे प्रकरण की, वो सब कुछ, ये सारी जो चीजें होती हैं, वेलफेयर स्कीम, सोशल, ये सारी चीजें निःशुल्क हो जाती है उस व्यक्ति के लिए जिनका अप्रूव हो गया एप्लीकेशन कि अब वो विधिक सेवा ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। जी अमित, बिल्कुल। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैम हमने लोक अदालत का जिक्र किया था, और अब हम चाहेंगे कि इस विस्तार से आप हमें ये समझाएं कि जो लोक अदालत है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या ये जो सामान्य अदालतें होती हैं उससे अलग होती है, इसमें कोई एकरूपता होती है?
जी, लोक अदालत की अगर हम बात करते हैं तो लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि न्यायालय के पास इतने ऑलरेडी केसेस पेंडिंग होते हैं, तो जो छोटे मैटर्स होते हैं जैसे शमनीय अपराध, कुछ जैसे चोरी का अपराध है जैसे वो शमनीय है, तो इस प्रकार के अपराध, चेक बाउंस का केस, या आप देखेंगे कोई सिविल मनी रिकवरी का मैटर कि मैंने आपको इतने पैसे दिए उससे मुझे वसूलना है, तो वो मनी रिकवरी का जो मैटर होता है, तो ऐसे छोटे मैटर्स को डील करने के लिए एक लोक अदालत का गठन किया जाता है। लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है, आप मंथली भी देख सकते हैं, नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है, एन नंबर ऑफ लोक अदालत होती है। तो लोक अदालत का गठन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पे किया जाता है। सेकेंडली, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं और मेंबर्स होने जरूरी है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने जरूरी है, जिसमें आप एडवोकेट्स को रख सकते हैं। एडवोकेट्स होते हैं जिसमें जो कि इंटरमेडलर्स की जो बीच बचाव का काम करते हैं उसके लिए एडवोकेट्स उसमें होते हैं, साथ ही साथ एक सोशल वर्कर उसमें होता है। तो लोक अदालत का गठन इस प्रकार का होता है और जब लोक अदालत बैठती है तब छोटे तबके के जो मैटर्स होते हैं, छोटे मैटर्स जो होते हैं उनको रिड्रेसल करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे किन किन प्रकार के लोक अदालत है वो उसका मैं जिक्र कर देती हूँ कि परमानेंट लोक अदालत एक होती है जो पब्लिक यूटिलिटी की जो मैटर्स होते हैं उसके लिए वो डील करती है। सेकेंडली, नेशनल लोक अदालत, तो हर महीने नेशनल लोक अदालत होती है। आप अगर आपका प्रकरण अगर किसी कोर्ट में चल रहा होगा तो आप देखेंगे कि जजेस बोलते हैं कि इस केस को हम लोक अदालत में लगा देते हैं क्योंकि उसमें एक गुंजाइश है समझौते की। तो नेशनल लोक अदालत हर महीने जो है वो बैठती है। दूसरा, मेगा लोक अदालत जो अब ऑल अक्रॉस दी स्टेट के कोर्ट्स में एक ही दिन में बैठती है, मेगा लोक अदालत जिसको बोलते हैं। दूसरा, मोबाइल लोक अदालत की जगह जगह जा करके लोगों के जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड किए जाए। तो इस प्रकार के जो लोक अदालत है इस प्रकार से फंक्शन करती है। और जैसे मैंने आपको बताया, छोटे अपराधों के लिए या सिविल नेचर के मनी रिकवरी के सूट के लिए इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उनको ये डील करती है। आप रिमार्केबल 1,27,87,329 केसेस पिछले 3 सालों में 2021 से 2023 में ये नेशनल लोक अदालत ने रिजॉल्व की है। तो आप देख सकते हैं सक्सेस रेट कितना ज्यादा है नेशनल लोक अदालत का। जी अमित। बिल्कुल, जैसे हम सामान्य अदालतों में देखते हैं मैम कि तिथियां दी जाती हैं, तारीख पर तारीख दी जाती है पेशी के लिए, लेकिन लोक अदालत में जब कोई केस जाता है तो क्या ये वनडे प्रोसेस होता है या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि सेटलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका और मेरा 5 लाख का मैटर है कि मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए और मैं आपको वापस नहीं कर रही हूँ और आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं, तो अगर मैं उसी दिन नेशनल लोक अदालत में बोलती हूँ कि अमित मेरे पास आज 5 लाख रुपए नहीं है लेकिन आप मुझसे 3 लाख रुपए ले लीजिए और इस मैटर को सेटल कर दीजिए, तो जब इस प्रकार से होता है तो तुरंत सेटलमेंट होता है। अगर आपको सेटलमेंट नहीं करना है, अगर आपको लगता है नहीं, तो आप अपने केस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप लोक अदालत में आपको अपना रिड्रेसल नहीं भी मिल रहा है तो आप मान जाए जो अदालत का सजेशन है उसकी बात को। तो आप इस प्रकार से आप अपने केस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको वहां नेशनल लोक अदालत से रिड्रेसल नहीं मिल रहा है, तो तारीख पे तारीख फिर कंटिन्यू हो जाएगी। आपके 5 लाख रुपए का जो मैटर है वो फिर से वैसा चलने लग जाएगा अगर आप लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं करते तो। और अगर कर लेते तो देन एंड देयर केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इवन फर्स्ट पेशी में भी हो सकता है। जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें समझौता होता है, सजा किसी तरह का आदेश इसमें नहीं होता है और कोशिश यही होती है कि समझौते के साथ जो दोनों पार्टियां हैं उनके बीच में एक सहमति बन जाए। हम वापस आते हैं मैम नालसा पर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नालसा है वो सभी के लिए न्याय तक पहुंच हो, ये कैसे सुनिश्चित करता है? जी, जब आप नालसा की गठन की बात करते हैं तो न्याय हो ये ऐसे इंश्योर करता है कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स करता है। इवन एज अ लॉयर अगर हम देखेंगे तो हमें नालसा बोलता है कि आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्री लीगल एड कैंपेन, तो हम उस कैंपेन को ज्वाइन करते हैं और जिनको भी लीगल सर्विसेज चाहिए हम उसको ओपनली प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट परिसर में हो गया, अगर किसी गांव के लेवल पे जाना है तो गांव के लेवल पे हम वॉलंटियर खुद करते हैं या पैरालीगल्स जाते हैं। तो जब आप जुड़ते हैं लोगों से, जब लोगों से आप जुड़ेंगे तो न्याय डेफिनेटली होगा। अगर आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो केसेस लगेंगे और लगते चले जाएंगे और आगे पेशियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए नालसा ये सुनिश्चित करता है कि समय समय पर कैंपेन्स हो। नालसा ये सुनिश्चित करता है कि जैसे अगर न्याय बंधु ऐप की हम बात करेंगे, ये गवर्नमेंट पोर्टल है, नीति आयोग भी इस प्रकार से कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस को लाने की कोशिश कर रही है
जिससे ग्राउंड लेवल पे जुड़ा जाए। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो पहल है, न्याय बंधु ऐप है, नीति आयोग के कुछ कैंपेन्स है, ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो इंश्योर करते हैं कि छोटे से छोटे तबके के लोगों को मिले। अब न्याय बंधु की अगर मैं बात करूं, उसमें अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, आपको निःशुल्क लीगल सर्विस चाहिए या लीगल कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर ले, उसमें एज अ कंज्यूमर या एज अ क्लाइंट उसमें आ जाए और आप वकील से डायरेक्टली बात करके उस चीज को आप रिड्रेसल कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल। तो आज लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में हमने निःशुल्क कानूनी सहायता नालसा के बारे में अहम जानकारियां हासिल की और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम ने हर बार की तरह इस बार भी आपको अपने अधिकारों, कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया होगा। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें यह जानकारियां दी। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर अपना समय देने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।